हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालक उपयोगी साहित्य, खड़ी बोली का परिष्कार। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही है। ठीक है, खड़ी बोली का परिष्कार। द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके मौलिक व अनुदित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 80 मानी जाती है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं इनकी प्रसिद्ध कृति रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कृति सर्गो नरक ठिकाना नहीं। इस कृति से प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं ये? तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ भारत भारती नामक कृति से उद्धृत है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से उद्धृत ये वाली पंक्तियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने आप को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म तिथि को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जन्म तिथि 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ? तो 3 अगस्त 1886। अगला प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। इन चारों में रामकुमार वर्मा प्रमुख है, तो इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रामकुमार वर्मा जी का जन्म होता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रामकुमार वर्मा जी का जन्म होता है। साकेत नामक रचना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है साकेत। देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, रामकथा का चित्रण या फिर रहस्य का वर्णन। तो साकेत रचना का मुख्य उद्देश्य था रामकथा, ये उर्मिला को महत्व देना। ठीक है, समाज की उपेक्षित नारी पर आधारित ये रचना है साकेत। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसी पर आधारित है ये रचना। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? द्विवेदी युग के किस कवि ने लगभग अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात की जा रही है यहाँ पे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लगभग अपनी समस्त रचना ब्रज भाषा में लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के संपादित ग्रंथों की बात की जा रही है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के संपादित ग्रंथ रहे बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिनी, सुरसागर। बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिनी, सुरसागर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के संपादित ग्रंथ रहे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। उद्धव शतक, गंगावतरण, विराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, हिंडोला, समालोचनादर्श। उद्धव शतक, गंगावतरण, विराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, हिंडोला, समालोचनादर्श, ये आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ प्रमुख कृतियाँ रहीं। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु का क्या नाम रहा? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु का नाम क्या रहा? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कुणाल गीत के रचयिता कौन रहे? कुणाल गीत के रचयिता कौन रहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध दिनकर। तो कुणाल गीत के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत के रचयिता कौन रहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी। पारिजात महाकाव्य के रचयिता कौन रहे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पारिजात महाकाव्य के रचयिता रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनके 2 अन्य महाकाव्य है जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। ठीक है, पारिजात, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के महत्वपूर्ण महाकाव्य रहे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को। किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुष या फिर चंद्रहास। तो निम्न में से मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य रहा द्वापर। ठीक है, द्वापर में कुल कितने खंड हैं? तो 16 खंड है। इसका अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया। ठीक है, द्वापर में कुल 16 खंड है जिसका अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया।
मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। वहीं मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। साकेत नामक रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एक रचना ब्रजभाषा में है। निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो रसकलश। रसकलश नामक रचना ब्रजभाषा में है। ठीक है, रसकलश रचना ब्रजभाषा में है। रसकलश ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जो कि एक रीति ग्रंथ है ब्रजभाषा में रचित। ठीक है, रसकलश ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि किस रचना को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास को, जो कि हरिऔध द्वारा रचित है। हरिऔध की कुछ प्रमुख कृतियाँ कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मस्पर्श। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मस्पर्श हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं रही। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या रहा? प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या रहा? तो कृष्ण के मथुरा प्रवास का इसमें वर्णन किया गया है प्रिय प्रवास नामक रचना में। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कुल 17 सर्ग है। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है इस रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। आगे बढ़ेंगे। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किनकी रचना है? मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किनकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की रचना है। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक की रचना है। इसका रचना काल क्या रहा? तो 1882। ब्रजभाषा में रचित यह एक मौलिक काव्य है। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य है। इनका कश्मीर सुषमा भी एक मौलिक काव्य है। ठीक है, इनका कश्मीर सुषमा भी ब्रजभाषा में रचित एक अन्य मौलिक काव्य है श्रीधर पाठक का ही, जिसका रचना काल क्या रहा? 1904। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? निम्न में से कौन सा अनुवाद श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में किया है? तो उजड़ ग्राम नामक अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने ब्रजभाषा में किया है। और यह किस रचना का अनुवाद है? उजड़ ग्राम किस रचना का अनुवाद है? तो गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का अनुवाद उजड़ ग्राम है। ठीक है, उजड़ ग्राम नाम से किया गया है। वहीं गोल्ड स्मिथ कृत डेजर्टेड विलेज का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया है। और गोल्ड स्मिथ कृत ही ट्रैवलर का अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो श्रांत पथिक नाम से किया गया है। और ये सभी अनुवाद किसने किए हैं? तो श्रीधर पाठक जी ने किए हैं। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। इसके अलावा मिलन, मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ठीक है, ये क्रम अनुसार लिखा गया है। जैसे मिलन का काल रहा 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। देखिए, अगर जैसे कि रचना काल याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, वर्ष याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है काल कि कौन से वर्ष में लिखा गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इनका क्रम ही याद रख ले। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं जिसमें रचनाओं का क्रम पूछा जा रहा है या फिर रचनाकारों का क्रम पूछा जा रहा है उनके जन्म काल के अनुसार। तो इस प्रकार हम क्रम भी अगर याद रखेंगे ना रचनाओं का, तो काफ़ी ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, इसके अलावा स्वप्न नामक रचना पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामनरेश त्रिपाठी जी को इनके स्वप्न नामक रचना पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श। सुंदरी तिलक रचना ये जो है ये रत्नाकर की रचना नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। सुंदरी तिलक घनानंद की कविताओं का संकलन है। ठीक है, सुंदरी तिलक घनानंद की कविताओं का संकलन है जिसे भारतेंदु हरीशचंद्र ने संकलित किया है। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं।
प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहते हैं? तो श्रीधर पाठक। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? श्रीधर पाठक। ये देखते हैं कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो गोल्ड स्मिथ कृत जो हर्मिट का अनुवाद किया गया था ना एकांतवासी योगी से, एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक के द्वारा, उसी से उद्धृत ये वाली पंक्ति है। ठीक है, एकांतवासी योगी नामक शीर्षक से जो अनुवाद किया गया था, हर्मिट का अनुवाद जो किया गया था एकांतवासी योगी नामक शीर्षक से श्रीधर पाठक जी के द्वारा, उसी से उद्धृत ये वाली पंक्ति है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो इनका हमें पहले जन्म काल देखना पड़ेगा कि इनका जन्म वर्ष क्या रहा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनका जन्म काल रहा आपका 1883। ठीक है, 1883। श्रीधर पाठक का जन्म काल रहा, श्रीधर पाठक का जन्म काल रहता है 1858। वहीं रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म काल रहा 1889। हरिऔध का जन्म काल रहता है 1865। हरिऔध का जन्म काल क्या रहा? 1865। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक 1858। ठीक है, श्रीधर पाठक 1858, हरिऔध 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, और उसके बाद आ जाएगा आपका अंत में रामनरेश त्रिपाठी 1889। ये इसका सही अनुक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि का नाम हितैषी है, या फिर कहे तो किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद का उपनाम क्या रहा? हितैषी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को आरोही क्रम में हमें लगाना है। तो इनका हम पहले क्या वर्ष जानते हैं कि किस रचना का काल क्या रहा। जय भारत का काल रहता है 1952। जय भारत का काल क्या रहा? 1952। जय भारत का काल रहा 1952। एक मिनट। साकेत का काल रहा 1931। भारत भारती का काल रहा 1912। यशोधरा का काल रहा आपका 1932। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले भारत भारती 1912, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका साकेत 1931, उसके बाद आ जाएगा आपका यशोधरा 1932, और अंत में आ जाएगा आपका जय भारत 1952। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की काव्य कृति है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सनेही की काव्य कृति है। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त के विषय में यह कथन कहा गया है, पूछा है कि किसने कहा है। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में यह कथन किनका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया था। इन्होंने यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया था। आगे, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किसका रहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, जिन रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे नाट्यशास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वाग विलास। ठीक है, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न देखिए, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है?
जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन है। यह कथन किनका है? आचार्य शुक्ल का है। किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है। ठीक है, बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है यह कथन आचार्य शुक्ल का। विनय पत्रिका के रचयिता कौन रहे? तुलसीदास। लाल चंद्रिका, लल्लू लाल। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन रहे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन रहे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कबीर ग्रंथावली के रचयिता रहते हैं डॉक्टर, कबीर ग्रंथावली के रचयिता कौन रहते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, कबीर ग्रंथावली के रचयिता। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा रूप है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न एक और रूप है, वह कौन सा रूप है? तो समाज सेविका का। ठीक है, समाज सेविका का। आज का अंतिम प्रश्न, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य बन सका है? प्रस्तुत कथन किनका है? साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। होने योग्य ही बन सका है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।